का समय था। उस भयानक जंगल में लाजो बुरी तरह से दौड़ रही थी। उस भयानक जंगल में अजीबोगरीब आवाजें चारों ओर गूंज रही थी कि तभी लाजो की नजर एक सुनसान गांव पर पड़ी। लाजो दौड़ती हुई उस गांव की सीमा में प्रवेश कर गई। लाजो दौड़ती हुई एक घर की कुंडी खटखटाने लगी। दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेगा, दरवाजा खोलो। तभी उस घर के मालिक ने दरवाजा खोल दिया। कौन हो तुम? मेरा नाम लाजो है। तुम इतना डरी हुई क्यों हो और हाफ क्यों रही हो? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आप मुझे बस एक रात अपने घर में रुकने दीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। लाजो की बात सुनकर वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी सन्नाटे को चीर गई। अगले ही पल उस व्यक्ति की शक्ल बेहद भयानक हो गई। लाजो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। फिर वही सपना, आखिर ये सपना पिछले कुछ महीनों से मुझे बार बार क्यों आ रहा है? क्या रहस्य है इस सपने का? तभी उस कमरे का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया। दरवाजा लाजो के पिताजी ने खोला था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ लाजवंती? तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी कि तुम कुलजीत से प्रेम करती हो। जी पिताजी, मैं कुलदीप से प्यार करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। लाजवंती, इसके आगे अपनी जुबान से एक शब्द मत निकालना। ये जानते हुए भी कि कुलजीत एक हिंदुस्तानी है, तुमने उससे विवाह करने का सोचा भी कैसे? तुम विवाह सिर्फ जीतू से करोगी। नहीं पिताजी, मैं कुलजीत के अलावा किसी और से विवाह करने की सोच भी नहीं सकती। और कल कुलजीत मुझे लेने आ रहा है, मैं उसके साथ हिंदुस्तान चली जाऊंगी। लाजो की बात सुनकर रतन सिंह क्रोधित होकर वहां से चले गए। अगली रात आधी रात के समय लाजो बेचैनी से अपने घर के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी कि तभी एक कार उसके दरवाजे पर आकर रुक गई। कार में सवार कुलजीत, माधव और रंजीत बाहर निकल आए। माधव और रंजीत कुलजीत के दोस्त थे। कुलजीत एक ट्रक ड्राइवर था जो आजादी से पहले लाहौर आता जाता रहता था और वहीं से कुलजीत और लाजवंती की प्रेम कहानी शुरू हो गई। मगर कुलजीत और लाजवंती की प्रेम कहानी शुरू होने के कुछ सालों बाद भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। लाजवंती का परिवार लाहौर छोड़कर हिंदुस्तान नहीं गया, वो लाहौर में ही शिफ्ट हो गया। मगर कुलजीत के परिवार ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। बंटवारे के बाद भी कुलजीत लाजवंती से मिलने आता जाता रहता था। तुम आ गए कुलजीत, मैं तुम्हारे आने की कल से प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ लाजो। तो फिर यहाँ से जल्दी चलो, इससे पहले कि मेरे पिताजी आ जाएं। लाजवंती सही कह रही है कुलजीत, बॉर्डर पार करते समय कुछ पाकिस्तानी सैनिकों की नजर हम पर पड़ गई है, वो हमें आसपास ही ढूंढ रहे होंगे। माधव सही कह रहा है कुलजीत, अब यहाँ से जल्दी निकलो। मैंने तुमसे इंडिया के बॉर्डर तक सुरक्षित छोड़ने का वादा किया था और वो मैं निभा कर रहूंगा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो कुलजीत, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। चलो लाजो। कुलजीत ने लाजो का हाथ पकड़ा ही था। कुछ ही पलों में पुलिस के सायरन की आवाज से वो इलाका गूंज उठा। अचानक मौसम में परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। और पुलिस को कैसे पता चल गया कुलजीत और मेरे बारे में? तभी उन सब के कानों में रतन सिंह की आवाज टकराई। तुम सब अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़कर पाकिस्तानी आर्मी के हवाले कर देगी। पिताजी, आप तो मेरे और कुलजीत के विवाह के खिलाफ थे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता बेटी, और ये मत भूलो कि कुलजीत मेरी दुकान में बचपन से आता जाता रहा है। ये एक अच्छा लड़का है। लगता है आर्मी ने तुम दोनों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। इससे पहले कि तुम सबको पुलिस यहाँ से पकड़कर आर्मी के हवाले कर दे, तुम सब पपीहा गांव रुक जाओ। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो गांव जंगलों में स्थित है।
और वो सिर्फ किस्से और कहानियों में ही है। नहीं कुलजीत, पपीहा गांव वास्तव में है। घने जंगलों की वजह से शहर के लोग उस गांव में नहीं जाते। मैं तो काफी सालों से उस गांव में आता जाता रहा हूँ। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और दूसरों की सहायता करने वाले हैं। यहाँ से दाईं तरफ जो कच्ची सड़क जाती है, उस कच्ची सड़क से करीब 20 किलोमीटर दूर है। रतन सिंह के कहने पर माधव तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, मगर रंजीत नहीं बैठा। अगर पुलिस यहाँ पर पहुँच गई तो पुलिस को गुमराह करने वाला भी तो कोई चाहिए। तू घबरा मत, सुबह मैं रतन जी के साथ तुझसे मिलने पपिया गांव आऊंगा और दोपहर के वक्त मैं तुम तीनों को सही सलामत इंडिया के बॉर्डर तक छोड़ दूंगा। कुछ ही देर बाद उन तीनों की कार कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद वो तीनों पपीहा गांव की सीमा में खड़े हुए थे, जहां हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या हुआ लाजो, तुम इस गांव को इतने गौर से क्यों देख रही हो? तुम्हें यहाँ कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा कुलजीत? रात का वक्त है लाजो, और ये जंगल गांव में है, और गांव के लोग तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। पिछले कुछ महीनों से मैं इसी गांव को सपने में देख रही हूँ। हम तीनों को अंदर जाकर मदद लेनी चाहिए। हाँ, हमें इस गांव में कोई ना कोई घर तो ऐसा मिल जाएगा जो हम तीनों को रात भर रुकने के लिए पनाह दे सके। तभी उन तीनों के कानों में एक कड़कदार आवाज टकराई। इस गांव की सीमा में तो आ गए, लेकिन सीमा के अंदर घुसने की भूल भी मत करना। ये बस्ती मौत की बस्ती है। उन तीनों के सामने एक साधु खड़ा हुआ था, जो अजीब से अंदाज में उन तीनों को घूरे जा रहा था। आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ बेटा। मैं जानता हूँ कि तुम पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हो। मेरी बात पर विश्वास करो। उस गांव में रात बिताने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम जंगल में रात बिता लो। इस साधु की बात में मत आना कुलजीत। अगर रात हमने जंगल में बिताई ना, तो जंगली जानवर हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर जंगली जानवरों से बच गए तो पुलिस हमें तलाशती हुई यहाँ जरूर आएगी। हमारा देश साधु संतों का ही देश है बाबा। इतना बोलकर कुलजीत दोनों को लेकर पपीहा गांव के अंदर घुस गया। कुलजीत एक घर के बाहर खड़ा होकर उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगा। रुक जाओ, आता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति घर का दरवाजा खोलकर उन तीनों को सवालिया नजरों से देखने लगा। कौन हो तुम लोग? हम तीनों मुसाफिर हैं बाबा। हमें आज रात रुकने के लिए जगह चाहिए। अंदर आ जाओ। वो बूढ़ा उन तीनों को अंदर ले गया। तुम तीनों के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम तीनों ने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर उस बूढ़े ने अपनी पत्नी को आवाजें लगानी शुरू कर दी। कमला, अरे ओ कमला, देखो हमारे घर में शहर से कुछ मेहमान आए हुए हैं। इनके लिए भोजन लेकर आओ। कुछ देर बाद एक बूढ़ी स्त्री, जिसने एक लंबा घूंघट डाल रखा था, कुलजीत, माधव और लाजो के सामने बड़ी बड़ी प्लेटों में भोजन ले आई। वो भोजन ऊपर से एक बड़ी सी थाली से ढका हुआ था। संकोच मत करो, निसंकोच होकर पेट भरकर भोजन करो। मैं तुम तीनों के सोने का इंतजाम बगल के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भोजन करने के लिए उन थालियों को हटाया, एक प्याले में एक इंसान का सर कटा हुआ रखा था और कुलजीत के प्याले में एक कटा हुआ हाथ और माधव के प्याले में किसी इंसान की कटी हुई टांग रखी हुई थी। वो तीनों घबराकर उठ खड़े हुए। तभी उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा देखते ही देखते भयानक हो गया और उस बूढ़ी औरत ने अपना घूंघट उठा दिया। घूंघट के अंदर एक बेहद भयानक दिखने वाली स्त्री मौजूद थी। कौन हो तुम लोग? तुम सब मुर्दा गांव में आ गए हो बेवकूफों। क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ लोग जिंदा तो आते हैं, लेकिन कभी जिंदा जाते नहीं हैं। उस साधु की हम सब एक भूतिया गांव में फंस चुके हैं।
लाजो सही कह रही है कुलजीत। मुझे लगता है कि लाजो के पिताजी ने हम सबको जानबूझकर मौत के मुंह में फंसाया है। ये समय इन सब बातों का नहीं है, ये समय अपनी जान बचाकर भागने का है। अगर ये लाजो के पिताजी की घटिया चाल है तो मैं उनकी ये चाल नाकाम कर दूंगा माधव। अगर मेरी लाजो को कुछ भी हुआ तो मैं गदर मचा दूंगा। इतना कहकर कुलजीत लाजो का हाथ पकड़कर बहुत फुर्ती से घर से बाहर निकल गया। मगर जैसे ही वो सब घर के बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर उन तीनों के रोंगटे दहशत से खड़े हो गए। उन तीनों के सामने बेहद भयानक मुर्दा दिखने वाले लोग खड़े थे, मानो कि उस गांव में कोई जिंदा इंसान रहता ही ना हो। तभी वो बूढ़ा और उसकी पत्नी घर से बाहर निकल आए। उन्होंने किसी जानवर की तरह छलांग मारते हुए माधव को दबोच लिया। मुझे बचाओ कुलजीत, मुझे बचाओ। मगर कुलजीत के बचाने से पहले ही उस भयानक दिखने वाले बूढ़े ने माधव की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। कुलजीत लाजो का हाथ पकड़कर भागने लगा। तभी कुलजीत को अंधेरे में दो लोग दिखाई दिए। वो रतन सिंह और रंजीत थे, जो कुलजीत और लाजो का रास्ता रोककर खड़े हो गए। उन दोनों के गले में एक लॉकेट अंधेरे में चमक रहा था। कुलजीत और लाजो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। उनके पीछे उस गांव के भयानक मुर्दे उनकी ही ओर आ रहे थे। तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। कुछ ही देर में ये सारे पिशाच तुम्हारा खून पी जाएंगे और तुम दोनों के शरीर कंकाल में परिवर्तित हो जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था। अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरी पुत्री नहीं हो, मेरी कभी कोई संतान थी ही नहीं। मैंने तुम्हें आज की रात के लिए ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर आज रात तुम्हारा ये बेवकूफ हिंदुस्तानी साथी तुम्हें पाकिस्तान से इंडिया ले जाने के लिए नहीं आता तो मैं खुद जबरदस्ती तुम्हें इस गांव में इन पिशाचों के हवाले कर देता। रंजीत, तुम तो मेरे दोस्त थे, तुमने रतन सिंह जैसे राक्षस का साथ क्यों दिया? अमर कौन नहीं होना चाहता कुलजीत? सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ में कभी था ही नहीं। मैं तो तुम्हारी पल पल की खबरें रतन सिंह को देता रहता था। तभी कुलजीत के कानों में उसी साधु की आवाज टकराई। ये दोनों सही कह रहे हैं कुलजीत। साधु तेज तेज कदमों से कुलजीत के सामने आकर बोला, रतन सिंह सही कह रहा है। लाजो उसकी पुत्री नहीं, बल्कि ये तो इस बेचारी को किसी अनाथालय से उठा लाया था। ये इसी गांव में आकर बरसों से काली विद्या का पाठ कर रहा है और ना जाने कितने असहाय लोगों की बलि दे चुका है। लेकिन क्यों बाबा? अमर होने के लिए। तुम्हारा दोस्त रंजीत इसका दाहिना हाथ है, जो लोगों को बहला फुसलाकर इसी गांव में ले आता है, और रतन सिंह उन बेचारों को इन पिशाचों के हवाले कर देता है। ये गांव इंसानों का नहीं है बेटा, बल्कि पिशाचों का है। रतन सिंह इन पिशाचों को इंसानों की बलि देकर अमर होना चाहता है, और इसकी आखिरी बलि इसकी खुद की पाली हुई संतान लाजो है। आज अमावस्या की रात है। आज रात अगर रतन सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वो और रंजीत दोनों अमर हो जाएंगे। वो साधु तेजी से कुलजीत के पास आकर उसके कानों में धीरे से बोला, जाओ, इन दोनों के गले में पड़ी हुई मंत्र रक्षा रहित लॉकेट तोड़कर उन पिशाचों के ऊपर फेंक दो और इस इलाके से निकल जाओ। याद रखना, किसी भी कीमत पर पलट कर मत देखना। इतना कहकर उस साधु ने अपने आप को उन पिशाचों के हवाले कर दिया, और देखते ही देखते उन पिशाचों ने उस साधु को कुछ ही क्षणों में कंकाल में परिवर्तित कर दिया। कुलजीत ने रतन सिंह और रंजीत को कुछ भी सोचने और समझने का मौका ही नहीं दिया। उसने बेहद फुर्ती से उन दोनों के गले में पड़े लॉकेट को उन पिशाचों के ऊपर फेंक दिया। कुछ ही देर में वो भयानक जंगल चीखों से गूंज उठा। रतन सिंह और रंजीत
उन दोनों के चेहरे भी पिशाच जैसे हो गए। कुलजीत लाजो का हाथ पकड़कर लाजो को इंडिया लेकर चला आया